Hello students, welcome back. The soul of English grammar, the verb, part 3. जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ वर्ब सीरीज का वीडियो नंबर 3। लेकिन वीडियो नंबर 3 पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकैप करा देना चाहता हूँ कि पिछले 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है। मैं जल्दी से बड़े संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि आप लोगों ने पहले वीडियो में क्या पढ़ा। पहले वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि वर्ब क्या होती है। तो जल्दी से मैं आपको बतला देता हूँ कि कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन की ओर इशारा करता है। डिटेल में जानना है तो जरा पीछे आपको जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैंने आपको उसी वीडियो में बतलाया कि ये वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो ये भाई 2 प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। जल्दी से यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ये एक ऐसी वर्ब होती है जो टेंस को डिफाइन करती है, अर्थात टेंस बतलाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी ही फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और वो क्रियाएं जिनका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, मीन्स यहाँ पर ये टेंस नहीं बतलाती हैं, बल्कि ये किसी दूसरे रूप में ही किसी सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं, तो इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इतनी बातें मैंने आपको पिछले यानी पहले वीडियो में आपको बताई थी, पढ़ाई थी, बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बतलाया कि फाइनाइट वर्ब 2 प्रकार की होती है, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में आपको बतलाया कि ये लेक्सिकल वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो भाई इतने प्रकार की होती है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बतलाया था कि ये लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। तो लेक्सिकल वर्ब को ही मैं यहाँ पर संक्षेप में आपको बतला देता हूँ कि लेक्सिकल वर्ब और कुछ नहीं, मेन वर्ब होती है, यानी मुख्य क्रिया। यानी किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो जो मेन एक्शन होता है उसी मेन एक्शन को ही हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं और देखते हैं कि ये लेक्सिकल वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई ये 4 प्रकार की होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव, एम्बिस ट्रांसिटिव, कॉपुलर वर्ब। लेकिन पिछले वीडियो में मैं आपको केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब और उसके प्रकार आपको पढ़ा पाया था। मैं आपको बताया कि ये मोनो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, केवल मैं आपको यहाँ पर भी बतला देता हूँ, लेकिन बड़े ही संक्षेप में। मोनो ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी एक ऐसी वर्ब जिसमें केवल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। दूसरी वर्ब होती है डायट्रांजिटिव वर्ब, यानी एक ऐसी क्रिया जिसे 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरी जो वर्ब होती है वो होती है ट्राइट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें 3 यानी एक ऐसी क्रिया जो 3 ऑब्जेक्ट्स को ले सकती है। ऐसी वर्ब को ट्राइट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसे अपना संपूर्ण भाव प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में पिछले 2 वीडियोस में बताई हैं। अगर आपको इन सब को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो आपको पीछे वाले 2 वीडियोस ज़रूर देखने होंगे। तो इसलिए इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जा करके और दोनों वीडियोस अच्छे से देखिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ ये 3 प्रकार की वर्ब्स, यानी ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, एम्बिस ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है एंड कॉपुलर, यहाँ पर ये कॉपुलर वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं अगली वर्ब। ये देखिए आपके सामने है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आखिर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी हिंदी बतला देता हूँ। भाई इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया, अर्थात एक ऐसी वर्ब जिसे अपना पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है, उसके कुछ फीचर्स लिखे हैं और कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। बहुत ही इजी है ये जानना। चलिए अच्छा जरा देख लेते हैं कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है ये। एन इंट्रांजिटिव वर्ब is a type of verb that does not require a direct object to complete its meaning within a sentence। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस क्रिया को किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर एक खास चीज मैं बतला देता हूँ। भाई ट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैंने आपको बतलाया था कि जब हम किसी क्रिया से जब ये 2 प्रश्न करें, कौन कौन से, एक पहला प्रश्न व्हाट और दूसरा क्वेश्चन है whom, जब हम इन 2 क्वेश्चंस को करते हैं और आंसर में जो हमें मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि जब आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को किसी इंट्रांजिटिव वर्ब से करेंगे तो ये क्वेश्चन से ही बेवकूफ़ी वाले लगेंगे। आपने ऐसे
प्रश्न कभी किसी से किए ही नहीं होंगे। चलिए अच्छा, अब देख लेते हैं इनके फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर्स वही है जो डेफिनेशन में है, जरा देखिए। कन्वेज अ कंप्लीट एक्शन और स्टेट ऑन इट्स ओन। अच्छे से समझिए, मतलब कहने का कि ये ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कन्वे कर सकती है, यानी प्रकट कर सकती है, व्यक्त कर सकती है कंप्लीट मीनिंग, यानी अपना जो कंप्लीट एक्शन है वो अपने बलबूते पर वो प्रकट कर सकती है, ठीक है। या फिर स्टेट को भी प्रकट कर सकती है, कोई अवस्था, किसी व्यक्ति की किसी अवस्था को प्रकट कर सकती है। ऑन इट्स ओन माने अपने बलबूते पर, उसे किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या किसी प्रपोजिशनल फ्रेज की उसे जरूरत नहीं होती है। केवल क्रिया वाक्य फिनिश, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड सेंटेंस फिनिश, और पूरा का पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल होता है। अभी एग्जाम्पल में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी जो फीचर है उसका क्या है, डजंट नीड और रेसिपेंट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को इसको आवश्यकता नहीं होती है। ऑफ द एक्शन टू मेक सेंस, यानी एक्शन को, यानी जो क्रिया घटित होती है, अपना मीनिंग को कंप्लीटली कन्वे करने के लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। चलिए अच्छा, देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, देखिए जरा। सी लाफ्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, मीन्स इस वर्ब का डूअर है, ठीक है ना, परफॉर्मर है, यानी ये वाला जो सब्जेक्ट है इस वर्क को परफॉर्म कर रहा है, यानी जो एक्शन है इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कर रहा है, यानी वह हंस रही है। यहाँ पर सी लाफ्ड, वह हंसी। अब हंसी, अब जरा देखिए, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती तो इस हंसने का प्रभाव, यानी एक्शन ट्रांसफर होता किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट यहाँ पर इस क्रिया को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसका एक्शन किसी भी दूसरे बंदे पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वह हंसी, हंसी, कहानी खत्म। यानी इस वर्ब को अब देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, यानी किसी भी रेसिपेंट की ज़रूरत नहीं है, और ये कंप्लीट एक्शन अपने आप में पूरी की पूरी मीनिंग को कन्वे कर सकता है। वह हंसी। अच्छा, अब यहाँ पर जरा इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस वर्ब से हम इस वर्ब से जब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट एंड हुम, जरा यहाँ पर क्वेश्चन करके देखो, वह हंसी, तो वह क्या हंसी, जरा प्रश्न करिए, वह क्या हंसी, वह किसे हंसी। अगर आप ऐसा प्रश्न किसी से करते हैं तो ये भाई, ये प्रश्न तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी वाला है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा प्रश्न किया है क्या? नहीं किया होगा। जैसे ही केम, वह आया, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, इस वर्ब को किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वह आया, जरा पूछो वह आया, प्रश्न करिए वह क्या आया। तो ऐसा क्वेश्चन आपने कभी किसी से किया है, ए जी तुम क्या आ रहे हो, ए जी तुम क्या जा रहे हो? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। क्वेश्चन ही नहीं बनता, इसका मतलब कोई आंसर नहीं होगा। आंसर नहीं होगा, इसका मतलब इन क्रियाओं का कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता है। जी हाँ, ऐसी ही क्रियाएं होती हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ही स्लीप्स, वह सोता है, जरा प्रश्न करिए वह क्या सोता है। तो क्या सोया जाता है क्या? जी नहीं, ये क्वेश्चंस ही फालतू के, यानी इनका कोई मीनिंग नहीं बनता, इन क्वेश्चन का भी कोई मीनिंग नहीं बनता है, और ना ही इनके कोई आंसर हो सकते हैं। तो बस भाई, इसी तरह की जो वर्ब होती है बहुत ही सिंपल है। ऐसी वर्ब जिनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, न ही आ सकता है, ऐसी वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, राइट। अच्छा चलिए, अब देखते हैं अगली वर्ब। अगली वर्ब क्या है? अरे भाई, अगली वर्ब बताने से पहले भाई, ये बहुत खास मेरे लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। किसी भी यूट्यूबर के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से भाई, ये काम ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इसी काम से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरा फ्यूचर इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो देखते हो, देखकर लाइक मारते हो, या फिर डिसलाइक करो भाई, जो पसंद हो वो काम ज़रूर करिए। अच्छा, अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है। और नए हो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरी प्रकार की जो वर्ब होती है,
यानी जो लेक्सिकल वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स की का जो तीसरा प्रकार होता है वो क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिए। एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो तीसरी वर्ब होती है एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी जानने का प्रयास मत करो भाई, कॉन्सेप्ट को समझो जरा। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, फीचर्स लिखे हुए, एग्जांपल्स लिखे हुए, बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा है, एन एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट कैन फंक्शन एज बोथ a transitive verb and an intransitive verb depending on the context of the sentence। अच्छे से जरा समझिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो फंक्शन कर सकती है दोनों तरीकों से, यानी दोनों रूपों में फंक्शन कर सकती है। किन किन रूपों में फंक्शन कर सकती है, यानी वो ट्रांजिटिवली फंक्शन कर सकती है, यानी उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, एंड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, और उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी वर्ब्स को ही हम बोलते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। फीचर्स जरा देखिए क्या है, वही है जो डेफिनेशन बता रही है, फीचर्स वही है। कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, ऑल्सो बी यूज विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऐसी वर्ब्स जिनको हम बिना किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी यूज कर सकते हैं। इसमें खास गुण होता है भाई, उस खास गुण को आप मेरे तरीके से सुन लो। देखिए कोई ऐसी वर्ब होती है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किसी के द्वारा परफॉर्म की जाएंगी, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने आप भी हो जाती हैं अपने आप। यानी यहां पर वही वर्ब होगी जिसमें जो कर्म होगा, यानी ऑब्जेक्ट जब ट्रांजिटिवली इसको यूज किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, और जब इनट्रांजिटिवली यूज किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन फिर भी एक्टिव वॉइस की वर्ब लगी होगी। सेंटेंसेस आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, देखिए जरा एग्जाम्पल। ये जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये ट्रांजिटिवली इनको यूज किया गया है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब, और इधर इनको इनट्रांजिटिवली यूज किया गया है, यानी इनके बाद में इनका कोई कर्म नहीं होगा। कर्म ही वास्तव में सब्जेक्ट बना हुआ है, और मजे की बात यह है कि जब हम कर्म पहले रख देते हैं तो क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम क्रिया लिखते हैं, लेकिन यही कमाल है कि वहां पर एक्टिव वॉइस की क्रिया रखी होगी लेकिन कर्म पहले रखा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। बट कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं तो भी वास्तव में वो सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, और ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे बोले जाते हैं। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है सी ओपेंड द डोर, उसने दरवाजा खोला। भाई खोला तो क्या खोला, दरवाजा खोला, तो इस क्रिया के बाद में इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है खोला। खोला तो कोई चीज खोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे एक्शन का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो किसी दूसरी वस्तु पर जाकर पड़ा, ठीक है ना। यानी हमारा एक्शन ट्रांसफर हुआ किसी दूसरी वस्तु पर, तो दरवाजे पर ट्रांसफर हुआ हमारा एक्शन। जी हाँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया तो भाई ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। लेकिन इसी सेंटेंस को कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, द डोर ओपेंड एंड ही केम आउट, दरवाजा खुला और वो बाहर आ गया। दरवाजा खुला, जरूरी नहीं कि किसी ने खोला उसे, कभी कभी तो ऐसे ही अपने आप भी खुल जाता है। सपोज दरवाजा ढीला है या थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसा रीजन है जिस कारण से दरवाजा खुला। अच्छा, किसी ने खोला भी तब भी हम कह देते हैं दरवाजा खुला और कोई बाहर आया, ठीक। तो इस सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर ये जो डोर है एक्चुअली इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्ता के रूप में यहां पर रखा हुआ है। ऐसी ही खूबियों को रखने जो ऐसी ही खूबियां जो होती हैं, रखने वाली क्रियाएं जो होती हैं, उन्हीं को तो हम एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास को तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये ग्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ब्रोक, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, अब जिस चीज को तोड़ा यानी हमारा एक्शन ट्रांसफर हुआ ग्लास पर। जी हाँ, तो ये ग्लास हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। कभी कभी वो रखे रखे कोई कारण हुआ या लुढ़का और गिर गया, टूट गया, तो ग्लास टूट गया। ऐसा अगर हम सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल इस वर्ब में भी वो खूबी है कि ये वर्ब
वास्तव में ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है एंड इनट्रांजिटिवली। अब इस वर्ब को किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस में उसको यूज किया है। तो ऐसे फीचर्स रखने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं एम्बी ट्रांजिटिव। यहाँ पर देख लीजिए, सी क्लोज्ड द बुक, उसने किताब बंद कर दी, ठीक है, द बुक क्लोज्ड, किताब बंद हो गई, ठीक। कुछ ऐसा, ही रैन अ मैराथन, उसने एक मैराथन दौड़ी, तो यहाँ पर रैन ये ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे तो हम रैन को साधारणतया क्या करते हैं, इंट्रांजिटिवली ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे, ही रैन ए रेस, तो ही रैन ए रेस, उसने एक दौड़ दौड़ी। यहाँ पर रेस एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, एक मैराथन भी एक रेस का ही नाम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये ट्रांजिटिवली हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, ही रैन, वह दौड़ा, इसके बाद में हमने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं रखा, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। क्लियर? अच्छा, जैसे सी स्टार्टेड द कार, उसने कार को स्टार्ट किया, द कार स्टार्टेड, यानी कार स्टार्ट हो गई। इस तरह की फीचर्स रखने वाली जो भी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में हम उनको बोलते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब्स। आशा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, अच्छा आगे, अगर नहीं भी समझ में आती हैं भाई, तो फिर मेरे को कमेंट में ज़रूर बतलाइए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और किसी दूसरे तरीके से बताने का, समझाने का कोशिश करूँगा। और आई बिलीव, मुझे यकीन है अपने आप पर कि मैं अगर आपको समझाना चाहूँगा तो फिर आप समझेंगे ज़रूर। चलिए, अच्छा अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, कॉप्यूलर वर्ब, ठीक है। ये क्या है? सिंपली कॉप्यूलर वर्ब, इसके कई नाम हैं, एक नाम लिंकिंग वर्ब भी है इसका, इसको हम कॉप्यूलस वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। जरा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, बट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है, इसके फीचर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जरा देखते हैं। अ कॉप्यूलर वर्ब ऑल्सो नोन एज अ लिंकिंग वर्ब, इसी को हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इज अ वर्ब, एक ऐसी वर्ब होती है, यानी ये जो कॉप्यूलर वर्ब होती है ये कैसी वर्ब होती है, देखो जरा, दैट लिंक्स, जो जोड़ती है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब रखी हुई है, ठीक है ना, कौन सी है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर? ये जो लिंक कर रही है इस सब्जेक्ट को किससे, टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी इस वर्ब के बाद में यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट रखा होगा, यानी जो भी शब्द होगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहलाता है, पूरक क्यों कहलाता है, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, ये पूरक क्यों कहलाता है, ठीक है ना, जब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। अच्छा, तो क्या है असली बात यहाँ पर समझिए, इंडिकेटिंग, इंडिकेट करती है, यानी ये जो वर्ब है इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से जोड़कर एक बात इंडिकेट करती है, वो क्या, स्टेट, यानी इस व्यक्ति की स्टेट को प्रकट करती है। ये वाली जो वर्ब होती है इस व्यक्ति की स्टेट को प्रकट करती है, यानी यहाँ पर एक स्टेट वर्ब हो सकती है। अच्छा, आइडेंटिटी, यानी इस सब्जेक्ट को रीनेम किया जाएगा, यहाँ पर दूसरा कोई शब्द होगा, यहाँ पर कोई दूसरा शब्द होगा, लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति एक ही होंगे, क्या है, रीनेम होगा, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट जो है वही व्यक्ति है और कॉम्प्लीमेंट भी वही व्यक्ति है। इसको आइडेंटिटी, यानी इस व्यक्ति की आइडेंटिटी हो सकती है या रीनेम हो सकता है, इसका दूसरा नाम हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, या कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, इस बंदे की कोई विशेषता, कोई विशेषता यहाँ पर हो सकती है। खैर, इनके जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगा तो बातें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। फिलहाल तो जरा देखिए यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको इनकी हर छोटी से छोटी जो बेसिक से बेसिक है और एडवांस्ड जो भी बातें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फीचर नंबर 1, वर्ब्स विथ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। भाई ये जो कॉप्यूलर वर्ब होती है या जिसको हम ये लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसका प्रेडिकेट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। अच्छे से देखिए, अगर हम यहां पर लिख देते हैं क्या, ही इज, अब अगर हमने यहां पर देखा तो ये ही है, सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट है, ओके, और इस प्रेडिकेट में हमने सिर्फ इतना लिख दिया कि ही इज। अगर सिर्फ इतना लिख दिया तो जरा सोचिए कि क्या इस सेंटेंस का ये जो प्रेडिकेट है ये कोई मतलब यानी कोई मीनिंग
कोई कंप्लीट है इस प्रेडिकेट का? क्या ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है? जी नहीं, वास्तव में ये सेंटेंस अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि इसका जो प्रेडिकेट है वो इनकम्प्लीट है, अभी अपूर्ण है। यानी ये वर्ब अपने बलबूते पर अपने प्रेडिकेट की मीनिंग को पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पा रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस वर्ब को चाहिए एक और शब्द, उस शब्द को हिंदी में हम कहेंगे पूरक। क्या कहेंगे? पूरक। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग को ये पूर्ण करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। यानी ये जो ही है इसी को डिस्क्राइब करेगा यहां पर, यानी सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करेगा। सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है, सब्जेक्ट की स्टेट बता सकता है, जैसे ही इज ब्लाइंड, ठीक है ना। यहां पर अब क्या होने लगा, ये जो ब्लाइंड है एडजेक्टिव है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, स्टेट भी है, ठीक है ना। ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है। अब यहां पर इस व्यक्ति की स्टेट को बतलाया जा रहा है, मीन्स वह बंदा है और उसकी कैसी स्टेट है? ब्लाइंड स्टेट है, यानी उसकी अवस्था कैसी है? अंधेपन की अवस्था है। या कैरेक्टरिस्टिक भी आप मान सकते हो, ये आइडेंटिटी भी हो सकती है। यानी ही इज, अब कह देते हैं यहां पर ही इज रघु। अब हमने यहां पर कह दिया ही इज रघु, ठीक है ना। तो आप देखिए इस ही को रीनेम किया गया। रीनेम माने उसकी आइडेंटिटी को बतलाया गया। ही इज, अब हम यहाँ पर उसका नाम बतलाए हैं, अब हम नाम न बतला करके हम कोई दूसरा कोई और आइडेंटिटी हम बतला देते हैं। जैसे कह दिया जाए ही इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ पर हमने ही इज़ अ डॉक्टर कह दिया, ठीक है ना। अब ये डॉक्टर है, ये वास्तव में इसकी आइडेंटिटी है। कुल मिलाकर के ये यही व्यक्ति होता है, यानी ही जो है वो डॉक्टर, वो दोनों क्या हैं? वो एक ही व्यक्ति है भाई, ठीक है ना। यानी किसी न किसी रूप में इसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है, या उसको रीनेम किया जाता है, या उसकी कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है, या स्टेट बताई जाती है। तो ये तो जो इज, एम, आर, वाज, वर है, ये तो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं कहे के कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब्स के। इनके अलावा भी कुछ और भी वर्ब्स होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक दो वर्ब्स और लिख करके आपको बतलाता हूँ, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स अगली स्लाइड में है, आपको सब कुछ क्लियरली हो। जैसे कह दिया जाए ही सीम्स, ही सीम्स, इट एपियर्स, अगर ऐसा कुछ लिख दिया जाए तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं? जरा ही सीम्स, वह प्रतीत होता है, कोई मतलब है इसका? जी नहीं। ये वर्ब्स भी अपने आप में कंप्लीट प्रेडिकेट को बतला पाने में, यानी इनका जो प्रेडिकेशन है वो इनकम्प्लीट है, यानी इनका जो प्रेडिकेट है वो कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं कर पा रहा है। तो इन वर्ब्स को भी हम कॉपुलर वर्ब्स के अंदर रखते हैं, और इन्हें भी एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है भाई। इसके बाद में जो भी हम शब्द लिखेंगे यहाँ पर, और अगर वो शब्द इस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कन्वे कर पाने में सक्षम है, तो उसी शब्द को या उसी शब्द समूह को या फिर उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उस वर्ब को क्या बोलते हैं? कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब। जैसे इट अपीयर्स, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? जब तक आप नहीं, ऐसा लगता है, इसके बाद लगता है कि कुछ खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको एक और कॉम्प्लीमेंट यानी एक शब्द की जरूरत है। ऐसी ही फीचर्स वाली जो वर्ब्स होती हैं, उन वर्ब्स को बोलते हैं कॉपुलर वर्ब्स। चलिए आगे देख लेते हैं इनके कुछ, अच्छा और भी देख लेते हैं भाई, फीचर्स और भी हैं। यूज्ड विद, कॉमनली यूज की जाती हैं, इनके साथ में एक एडजेक्टिव होता है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी ब्लाइंड लिख करके दिखाया था। नाउन्स हो सकते हैं यहाँ पर, फ्रेजेस हो सकते हैं, एंड क्लॉजेज भी हो सकती हैं। अच्छा, अगला फीचर क्या है? डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। मैं आपको पहले ही सारी बातें बतला चुका हूँ, यानी सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करता है या फिर उसी को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, डू नॉट इंडिकेट एनी एक्शन, और ध्यान दें कि ये जो वर्ब होती हैं खासकर, ये किसी फिजिकल एक्शन को इंडिकेट नहीं करती हैं। अच्छा, तो ये फीचर्स हैं इन कॉपुलर वर्ब्स की। अब यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में आप उन सारे के सारे फीचर्स को यहाँ पर जरा अगर देखेंगे, उनको ट्राई करके देखेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट वो बातें समझ में आएंगी। देखिए जरा यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने क्या लिखा, इज, एम, आर, वाज, वर। तो भाई ध्यान से सुनिए, ये तो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं,
काहे के क्लासिकल लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये लिंकिंग वर्ब है और दूसरी खास बात ये है कि ये क्या है, ये लेक्सिकल वर्ब्स हैं। लेक्सिकल वर्ब्स का मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब्स हैं। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब्स, ठीक है ना। यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बाद रखा हुआ जो भी शब्द समूह या क्लॉज होती है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर सी इज टायर्ड, अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये जो सी इज टायर्ड लिखा हुआ है, सी इज, और ये जो टायर्ड लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब ना हो गई, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सी इज टायर्ड, तो ये मेन वर्ब ना हो गई, आप लोग ऐसा कहेंगे तो नहीं भाई, सी इज टायर्ड अगर ये लिखा हुआ है तो ये मेन वर्ब नहीं है, ये इसकी एक्चुअल क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है V3, और V3 एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो यहाँ पर सी कैसी है, ऐसी है, ये इसकी स्टेट को बतला रहा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इज है ये लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, और इसके बाद ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये पास्ट पार्टिसिपल क्या कहलाया, इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा भाई, ठीक है ना, यानी पूरक का काम कर रहा है, क्लियर। अच्छा, जैसे यहाँ पर दे वर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दे को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो स्टूडेंट्स है नाउन है, ये नाउन क्या कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये जो वाज वर है ये मेन वर्ब के रूप में आए हुए हैं। अच्छा, अब देखते हैं अगली कैटेगरी क्या है। जैसे यहाँ पर सीम है, अपीयर है, बिकम, ये भी ऐसी ही वर्ब्स हैं। कैसी वर्ब्स हैं, जिनका प्रेडिकेट यानी ये वर्ब्स होती हैं सब्जेक्ट के बाद में अगर ये रखी हुई हैं, यहाँ पर ये वर्ब के रूप में रखी हुई हैं क्रियाएं, तो ये भी अपने प्रेडिकेट को पूरी तरह से मीनिंगफुल नहीं बना पाती हैं, तो इनको भी चाहिए एक कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पर द पेंटिंग सीम्स, अगर ये सेंटेंस बोला जाए केवल इतना, द पेंटिंग सीम्स, यह चित्र या यह पेंटिंग प्रतीत होती है, क्या मतलब हुआ इसका कोई मीनिंग नहीं कि ये पेंटिंग प्रतीत होती है, सीम्स, बस इतना सा नहीं, इसका प्रेडिकेट अभी इनकम्प्लीट है भाई, है ना, बिना इसके ये प्रेडिकेट इनकम्प्लीट है, तो ये जो एडजेक्टिव आया ये वास्तव में कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए ही बिकेम, वह बन गया, क्या भाई बन गया, यानी ये वर्ब भी अभी अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक कि डॉक्टर नहीं लिखा जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ब्स होती हैं कुछ खास होती हैं, यानी इनको पूर्ण करने के लिए एक शब्द ये अपने आप में इनकम्प्लीट होती हैं। अच्छा, ये देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो सेंसेस को यहाँ पर डिनोट करती हैं, जैसे फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, लुक, सारी की सारी वर्ब्स नहीं होती हैं जो कॉपुलर हों, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग अगर कुछ ऐसा निकलता है तो ये कॉपुलर यानी लिंकिंग वर्ब्स के रूप में आ सकती है। जैसे द सूप टेस्ट्स डिलीशियस, जैसे द म्यूजिक साउंड्स, अब साउंड्स अकेले कह देने से काम नहीं चलेगा, ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट है भाई, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इन वर्ब को आप नोटिफाई कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, आगे चल कर के ये बहुत काम देंगी जब हम आगे पढ़ेंगे और कुछ हायर लेवल पर इंग्लिश ग्रामर को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, रिमेन हुआ, स्टे हुआ, प्रूव हुआ, टर्न हुआ, ये सारी की सारी कुछ ऐसी ही वर्ब्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉप्युलर या लिंकिंग या कॉप्युलस वर्ब्स, ठीक है। अब चलिए जरा अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है मेरे लिए भैया वो ये है, क्या आपकी तरफ से मुझको ये चाहिए तो चाहिए, जल्दी से, अभी तक नहीं किया तो भाई बस अब टाइम आ गया, जल्दी से आप लाइक ठोको, जल्दी से आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों को, और भाई अगर नए हो, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो आपको अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को यहाँ पर ज़रूर हिट करना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना भाई, चूँकि इस तरीके के मज़ेदार और नॉलेजफुल जो वीडियोस हैं जिनमें रियल नॉलेज भरा हुआ है, ये फालतू वालतू की बकवास नहीं भरी हुई है, अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो भाई मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में,
और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, जिसे आप बहुत हल्के में लेते हो, हल्के में मत लेना। यही तो इंग्लिश की रूट है, यहीं पर बहुत सारी गलतियां होती हैं, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हायर लेवल पर इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।